हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित वाहन चालक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये परीक्षा पैटर्न रहेगा अपना, जिसमें हिंदी के 20 प्रश्न होंगे, इंग्लिश के दोस्तों 15 प्रश्न है, सामान्य ज्ञान से संबंधित इसमें 70 प्रश्न रहेंगे और गणित से संबंधित दोस्तों इसमें 15 प्रश्न रहेंगे। 2 घंटे का पेपर है वो रहने वाला है और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसलिए रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है। परीक्षा तक मैं आपको 15 मॉडल पेपर करवाऊंगा और वो 15 के 15 मॉडल पेपर आपको देख कर जाना है। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर 1 है। इसमें सबसे पहले अपन है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? बताइए कौन सी जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें 1981 में। दोस्तों अभी जो वर्तमान में 2011 के अंदर जो दशकीय वृद्धि दर है वो है दोस्तों 21.3, ठीक है, लेकिन 1981 के अंदर थी दोस्तों 32.97% थी। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड नंबर का प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों अभी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। राजस्थान में सड़क घनत्व है कुल क्षेत्रफल के प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर सड़क किलोमीटर क्या है? यानी कि प्रति 100 किलोमीटर में कितनी सड़क बनी हुई है वो अपने को बताना है, सड़क घनत्व है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 92.66। ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है 92.66%। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम शुरू किया गया। तेंदुआ पुनर्वास कार्यक्रम है वो दोस्तों कहाँ शुरू किया गया, कहाँ से शुरू किया गया? तो दोस्तों ये जयपुर जंतुआलय से शुरू किया गया। कहाँ से? जयपुर जंतुआलय से। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा और ये तेंदुओं के संरक्षण से संबंधित था। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? क्या अवधारणा सटीक है? दोस्तों विश्व के मरुस्थल में राजस्थान के मरुस्थल की बात हो रही है। यहाँ पे ये देखिए, यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है तो ये गलत हो जाएगा। यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अन्य मरुस्थलों के संदर्भ में राजस्थान के मरुस्थल के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। यहाँ पर ये 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में दोस्तों ये अवधारणा है, ये सटीक है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सुमेलित कीजिए दोस्तों, एक तरफ सूची फर्स्ट में झील है और सूची सेकंड में जिला है। देखिए दोस्तों यहाँ पे नवल सागर झील है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में है ये। और ताल छापर झील कहाँ है? तो दोस्तों ये चूरू में है। कहाँ पर है? चूरू में है ताल छापर झील। तालाब शाही कहाँ है? तो दोस्तों ये धौलपुर में है। और भोपाल सागर कहाँ है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 2 4 1 3। 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है 2 4 3 1, ठीक है। 2 4 देखिए तालाब सही तो कहां पर है? तो इसमें 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए एक और ये इसमें दे रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों एक डंडा और खींच लेना, तो ये 2 4 1 3 हो जाएगा इसमें। यहाँ पर पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है वो पूछा गया है।
दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। आप सभी को पता है कि बेडस नदी है वो बनास नदी में कहां पर मिलती है, तो दोस्तों ये बिंगोद, भीलवाड़ा, मांडलगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपना एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो गलत है। यहाँ पर गुलाबपुरा नहीं, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में दोस्तों त्रिवेणी संगम होता है बनास, बेडच और मेनाल का, ठीक है। तो ये अपना पहला कथन है वो गलत हो जाएगा। यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है, बिल्कुल सही है। गंभीरी और ओराई इसकी सहायक नदियां हैं, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें कौन सा गलत कथन है, एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में पलाया झीलों की रचना कहाँ हुई? राजस्थान में पलाया झीलों की रचना है वो कहां पर हुई? तो दोस्तों ये मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में, मरुस्थल के बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र में दोस्तों पलाया झीलों की रचना हुई है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी संरचना इम्पैक्ट क्रेटर संरचना मानी जाती है? इम्पैक्ट क्रेटर संरचना मानी जाती है, यानी कि जिसका निर्माण है वो दोस्तों उल्कापिंड से हुआ है, तो वो है दोस्तों रामगढ़ स्ट्रक्चर, बारां जिला। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, जयपुर में महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो दोस्तों महाराजा स्कूल की जो स्थापना है वो 1844 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? राम सिंह द्वितीय ने। ये आपको इसमें याद रखना है, राम सिंह द्वितीय ने महाराजा स्कूल की स्थापना की थी। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? जवाई बांध परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? तो ये पाली में है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 11 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आपदा प्रबंधन चक्र में शामिल है, आपदा प्रबंधन चक्र में शामिल है, तो बताइए क्या शामिल है आपदा प्रबंधन चक्र में? तो दोस्तों देखिए, आपदा प्रावस्था, अनुक्रिया व पुनर्प्राप्ति प्रावस्था, समन्वय, तैयारी प्रावस्था, तो ये सभी हैं, ये क्या है आपदा प्रबंधन चक्र में शामिल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य है, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य है, तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का दोस्तों उस निर्माण करना है। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली जिले में है। कितना? तो दोस्तों 1003, ठीक है, याद रखना 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 पुरुषों के ऊपर 1003 है, ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। 4 नंबर का ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत का कितना सतही जल राजस्थान में मिलता है? तो दोस्तों भारत का कितना ही सतही जल है वो राजस्थान में मिलता है, तो 1.16%। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? भाखड़ा नांगल परियोजना में राजस्थान की कितनी हिस्सेदारी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें 15.22% है दोस्तों, 15.22% हिस्सेदारी है, या 15.2 भी बोल सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न है, वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है, बताइए वह वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है खैर, खैर वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? AW प्रकार की जलवायु यानी कि दोस्तों आप बोल सकते हैं अति आर्द्र, और अति आर्द्र में दोस्तों कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे कि बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, झालावाड़ आ गया, कोटा का कुछ क्षेत्र आ गया, तो ये दोस्तों कौन से क्षेत्र में है? तो दोस्तों ये सबसे दक्षिणी क्षेत्र में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है गंगानगर जिले में अंकित किया जाता है दोस्तों ये न्यूनतम तापमान। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन के अनुसार बताना है अपने को, पाली, भीलवाड़ा, जैसलमेर, इनमें से दोस्तों सभी को पता होगा जनवरी के महीने में क्या सर्दी पड़ती है और न्यूनतम तापमान दोस्तों गंगानगर जिले में है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ सहायक नदी है, एक तरफ नदी है तो दूसरी तरफ है सहायक नदी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए चंबल नदी की जो सहायक नदी है वो है बनास, बिल्कुल सही बात है। बनास की सहायक नदी है दोस्तों बेटच, बिल्कुल सही बात है। और बेटच की सहायक नदी अभी बताया था मैंने आपको दोस्तों, गंभीरी और ओराई, ये इसकी सहायक नदियां हैं बेटच की। लूनी की सहायक नदी दोस्तों सुकड़ी है, बिल्कुल सही है। काली सिंध की सहायक नदी कोठारी, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। कोठारी तो किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये बनास की सहायक नदी है कोठारी। दोस्तों यहाँ पर जो काली सिंध की सहायक नदी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं परवन, निवाज और आहू। ठीक है, ये काली सिंध की सहायक नदियां हैं। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भानगढ़, सिरावास एवं बिलाली कहाँ स्थित है? भानगढ़, सिरावास और बिलाली कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये पर्वत चोटियां हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है? तो ये अलवर में। और इस कौन से अरावली के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये उत्तरी अरावली के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अरावली प्रदेश में। आगे देखिए यहाँ पे अब दोस्तों भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहला, जोधपुर जिले में मेनाल और पाडाजर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। जोधपुर जिले में मेनाल और पाडाजर महादेव नामक 2 प्राकृतिक झरने हैं। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। ये जो मेनाल और पाडाजर महादेव नामक जो ये 2 प्राकृतिक झरने हैं ये कहां पर है? तो दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में है। ये यहाँ पर इसमें जोधपुर गलत दे रखा है, पहला ही गलत हो जाएगा। आगे देखिए, सीकर जिले की नीमकाथना तहसील में प्रीतमपुरी नामक स्थान पर केवल एक ही झील है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। पिछोला झील में 2 टापू हैं, एक टापू पर जगमंदिर और दूसरे पर जगनिवास महल, जगनिवास नामक महलों का निर्माण किया गया है, बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, मेजाबाद भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील में स्थित है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर अपना इसमें असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, गोपी जी भट्ट राजस्थान की किस लोक नृत्य शैली के कलाकार हैं? गोपी जी भट्ट बताइए कौन से नृत्य शैली के कलाकार हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तमाशा के हैं। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, तमाशा के। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव कब मनाया जाता है? राजस्थान में वार्षिक शीतकालीन उत्सव है वो कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों माउंट आबू में मनाया जाता है। ठीक है, वार्षिक शीतकालीन उत्सव जनवरी फरवरी माह में। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें 24 नंबर का प्रश्न है, साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत छांटिए। साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से असंगत को अपने को क्या करना है? छांटना है। यहाँ पर देखिए राज प्रकाश साहित्य के साहित्यकार हैं दोस्तों किशोरदास, बिल्कुल सही है। राजवल्लभ बताइए किसने लिखा था? इस पुस्तक के लेखक कौन है? महाराणा कुंभा, इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। किसने लिखा था ये? तो दोस्तों ये मंडन ने लिखा था। किसने? मंडन ने, मंडन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अमरसार है वो किसने लिखा था? तो ये पंडित जीवाधर ने लिखा था। पाबू प्रकाश है वो आसिया मोड़जी ने लिखा था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि ये असंगत है। आगे देखिए, कौन से लोक देवता बुंदेल से थे? बताइए कौन से लोक देवता बुंदेल से थे? राइट आंसर हो जाएगा वो है हडबुजी। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हडबुजी। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में
टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आराध्या RAS एकेडमी और उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। बुंदेल से थे तो दोस्तों हडबू जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर है 26 नंबर का प्रश्न है, 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? बहुत ही शानदार लेवल का प्रश्न है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा SN सप्रू को। SN सप्रू को दोस्तों प्रशासक नियुक्त किया था। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रघुवर दयाल गोयल। रघुवर दयाल गोयल है, इनका संबंध दोस्तों बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से इनका संबंध है वो नहीं था, बाकी तीनों का था। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें किसान आंदोलन व उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? अब देखिए इसमें एक ही जोड़ी सही है दोस्तों, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं, एक सही है। देखिए मारवाड़ किसान आंदोलन 1920 गलत हो जाएगा। मारवाड़ किसान आंदोलन दोस्तों ये 1923 में शुरू हुआ था। शेखावाटी किसान आंदोलन 1927 गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 1922 में शुरू हुआ था और ये 1947 तक चला था ये शेखावाटी किसान आंदोलन। भरतपुर किसान आंदोलन 1938 ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों, ये 1931 में शुरू हुआ था भरतपुर किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन है ये दोस्तों 1921 में शुरू हुआ था, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न है, मराठा सरदार महादजी सिंधिया और राजपूतों के मध्य तुंगा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दोस्तों तुंगा का युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो ये 1787 ईस्वी में लड़ा गया था। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न है, श्रीलाल जोशी का संबंध था। श्रीलाल जोशी का जो संबंध है वो किससे था? तो दोस्तों ये फड़ चित्रण से इनका संबंध था। 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए नागौर दरबार का आयोजन किस वर्ष किया गया? नागौर दरबार लगा था दोस्तों 1570 ईस्वी में। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 32 नंबर का प्रश्न है, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है रघुनाथ थे। कौन थे? रघुनाथ। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? प्रतिष्ठा का सूचक तो दोस्तों पगड़ी मानी जाती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पगड़ी। 34 नंबर का प्रश्न है, रावण हत्था को निम्न में से किससे बजाया जाता है? रावण हत्था को निम्न में से किससे बजाया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये नारियल के खोल से बना होता है दोस्तों ये। ठीक है, रावण हत्था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की यहाँ पर बात हो रही है, अपने को बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। यह आंदोलन 1857 में आरंभ हुआ, गलत हो जाएगा। ये दोस्तों 1897 में प्रारंभ हुआ था। इसका नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, बिल्कुल सही बात है। गोपाल सिंह बिजोलिया के सरदार थे, गलत हो जाएगा। कृष्ण सिंह ने किसानों पर 84 प्रकार के कर लगाए थे, यहाँ पर 64 है वो गलत दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर सही कौन सा है? सिर्फ इसमें 2 नंबर का कथन है वो दोस्तों इसमें क्या है? सही है, बाकी इसमें गलत दे रखे हैं। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है उसका नेतृत्व दोस्तों साधु सीताराम दास ने किया था। यहाँ पर देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ब्यावर में आयोजित होता है। कहां पर? ब्यावर में। 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 37 नंबर का प्रश्न है, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? तो दोस्तों उनका नाम था रज्जब जी। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, रज्जब जी। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? बताइए दोस्तों, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती है? तो दोस्तों उसमें 9 गांठें होती है। कितनी? 9। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन से।
39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध निम्न में से किससे था? अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध है वो किससे था? तो राइट आंसर हो जाएगा, पीप है वो, इसका संबंध दोस्तों जयनारायण व्यास से था। ये पीप है, इसके संपादक थे दोस्तों जयनारायण व्यास। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर ऑप्शन सही। 40 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हरिमोहन माथुर करौली, ये अपना पहला ही गलत हो जाएगा दोस्तों। हरिमोहन माथुर का संबंध है वो करौली से नहीं है, त्रिलोक चंद माथुर का संबंध है वो करौली से है। ठीक है दोस्तों, मोहन माथुर ने दोस्तों बूंदी राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी 1944 में, तो बूंदी से संबंधित थे, करौली से संबंधित नहीं थे। गोपीलाल यादव का संबंध भरतपुर से था, बिल्कुल सही है। मथुरादास माथुर का संबंध मारवाड़ से था, ये भी बिल्कुल सही है। कृष्णदत्त पालीवाल का संबंध धौलपुर से था, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे हरि मोहन माथुर की जगह दोस्तों त्रिलोक चंद माथुर आता तो ये सही होता। अब दोस्तों अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग मित्रों चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है, बिल्कुल सही है। 43वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया तो गलत हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इनको शामिल किया गया था। 43 की जगह 42 आता तो सही होता। आगे देखिए, संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे गलत कौन सा है? तीसरा नंबर का, 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 3 शब्द है वो नए जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। कौन कौन से थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। लोकतंत्रात्मक और प्रभुत्व संपन्न ये नहीं जोड़े गए थे दोस्तों, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है ABC। ABC कौन से ऑप्शन में? तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 43 नंबर का प्रश्न है, सभी ऐतिहासिक स्मारकों को यह निर्देश लगे होते हैं कि जनता को दीवारों पर कुछ नहीं लिखना चाहिए। दिया गया कथन किस मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? बताइए, दिया गया कथन है वो कौन से मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करने से संबंधित है। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 44 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है वो अपने को कूट भाषा के माध्यम से बताना है। यहाँ पर देखिए, संसद संविधान के किसी भी अंश या प्रावधान में संशोधन कर सकती है बशर्ते वह मूल ढांचे का उल्लंघन न करता हो। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कथन दे रखा है ये इसमें क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल सत्य है। आगे देखिए, न्यायालय ने संविधान की मूल ढांचा विशेषताओं का सिद्धांत केशवानंद भारती मुकदमे के अपने निर्णय में दिया था। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ए और बी दोनों सही है। आगे देखिए, यहाँ पे 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? किसे दोस्तों भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसे? तो दोस्तों राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब यहाँ पर अपन राजस्थान पॉलिटी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग भाग 4 में। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है। राजस्थान राज्य के विधानमंडल में शामिल है। तो दोस्तों देखिए, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, ठीक है,
तो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर दोस्तों विधानमंडल बनता है दोस्तों राज्य का। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यह एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, यह एक द्विसदनीय व्यवस्थापिका है, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आगे देखिए 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा दोस्तों। 32 की जगह इसमें 2 और बढ़ा दीजिए दोस्तों, 34 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और इसमें भी दोस्तों 2 बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। और देखिए 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ, बिल्कुल सही है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो इसमें गलत दे रखा है और यही पूछा था अपने को कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य सीट यानी कि प्रिंसिपल सीट कहाँ स्थित है। तो दोस्तों वो है जोधपुर। कहाँ है, जोधपुर में। 4 नंबर ऑप्शन सही। 49 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष दोस्तों जिला प्रमुख होता है। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, जिला प्रमुख। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे। प्रथम मुख्य सचिव तो दोस्तों सभी को पता होगा के राधाकृष्णन है। के राधाकृष्णन ये राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 5 में सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, आरएच रोग के क्या लक्षण है। आरएच रोग के क्या लक्षण है बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये तेज हृदय गति, ऊर्जा की कमी, बड़ा पेट, तो ये सभी हैं, ये आरएच रोग के लक्षण है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बेमेल जोड़ी का चयन कीजिए। दोस्तों बेमेल जोड़ी का चयन करना है, अपने को बताना है कि कौन सी ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन है वो स्रावित होता है। जैसे कि थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन है हार्मोन, ये दोस्तों अंडाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये दोस्तों वृषण ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पर एड्रेनलिन हार्मोन, ये यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है वो गलत हो जाएगा दोस्तों। पीयूष ग्रंथि के द्वारा पिट्यूटराइन हार्मोन है वो स्रावित होता है। एड्रेनलिन हार्मोन है वो दोस्तों अधिवक्र ग्रंथि के दोस्तों द्वारा ये स्रावित होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये जोड़ी बेमेल है। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मनुष्य की पोषण नाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य की पोषण नाल यानी कि आहार नाल की लंबाई होती है तो दोस्तों ये होती है कितनी, तो ये 32 फुट इसकी लंबाई होती है दोस्तों। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इस प्रभाव को कहते हैं। तो इस प्रभाव को क्या कहते हैं बताइए दोस्तों। इस प्रभाव को विवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवर्तन। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न है, दी गई धातुओं में से कौन सी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है। बताइए दोस्तों, दी गई धातुओं में से कौन सी ऑक्सीकरण को रोकने के लिए मिट्टी के तेल में संग्रहित की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पोटेशियम। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, पोटेशियम। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 6 के अंदर भारतीय करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 56 नंबर का प्रश्न है, 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 तक आयोजित टाटा WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 किसने जीती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जीता दोस्तों किसने, तो ये मुंबई इंडियंस ने जीता। किसने, मुंबई इंडियंस ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई थी।
पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, ये शुरू की गई दोस्तों फरवरी 2024 में, फरवरी 2024 में। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाई एस जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने 2024 में अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया, निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? वाई एस जगन मोहन रेड्डी जिन्होंने 2024 में अपना मुख्यमंत्री पद खो दिया, निम्नलिखित में से किस पार्टी से संबंधित है? तो दोस्तों ये वाई एस आरसीपी पार्टी से संबंधित है, यानी कि युवजन श्रमिक रायतू कांग्रेस पार्टी। ठीक है, इससे थे दोस्तों। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये दोस्तों पहले आंध्र प्रदेश के सीएम थे, अब है चंद्रबाबू नायडू। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? अक्टूबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसने की थी? तो ये प्रहलाद जोशी ने की थी दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही। 60 नंबर का प्रश्न है, झुंझुनू राजस्थान की निकिता चौधरी ने निम्नलिखित खेलों में किस खेल में मकाऊ चीन में जून 2024 में पदक जीता? तो दोस्तों जून 2024 में पदक है वो किसने जीता था? निकिता चौधरी ने। और कौन से खेलों में? तो दोस्तों सैम्बो यानी कि सांबो बोल सकते हैं, इस खेल में जीता था दोस्तों पदक। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों 3 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किस जिले के जिला कलेक्टर को दिव्यांगजन कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? 3 दिसंबर 2024 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में किस जिले के जिला कलेक्टर को दिव्यांगजन कल्याण के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है बाड़मेर के। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 का जयपुर में आयोजित ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 2025 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मान समारोह में लाडो प्रोत्साहन योजना में प्रदान की जाने वाली राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर किया गया है। 1 लाख रुपए से बढ़ाकर दोस्तों कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 लाख रुपए से बढ़ाकर दोस्तों 1.5 लाख रुपए किया गया है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.5 लाख। आगे देखिए 23 जनवरी 2025 को आईसीडीएस फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? 23 जनवरी 2025 को आईसीडीएस फील्ड कार्मिक प्रशिक्षण के लिए स्किल लैब का वर्चुअल उद्घाटन कहाँ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कहां पर किया गया? तो ये धौलपुर में किया गया दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही, धौलपुर। आगे देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राशि है, तो दोस्तों वो दी जाने वाली राशि कितनी है? तो 6,500 रुपए। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, 6,500 रुपए। 65 नंबर का प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 9 से 11 दिसंबर 2024। 9 से 11 दिसंबर 2024। यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन सही। दोस्तों अब देखिए भाग 8 में अपन कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए निम्न में से कौन सी फेलिंग हार्ड ड्राइव का लक्षण है? निम्न में से कौन सी फेलिंग हार्ड ड्राइव का लक्षण है? तो दोस्तों वो है क्लिक की आवाज का तेज होना। क्लिक की आवाज का तेज होना ये फेलिंग हार्ड ड्राइव का लक्षण है दोस्तों। यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है? एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य क्या है? एनिमेशन पेंटर का उद्देश्य है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में एनिमेशन कॉपी करना। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्न में से कौन सा कार्य फंक्शन फाइल के आकार को कम करके भंडारण जगह को संरक्षित करता है? निम्न में से कौन सा कार्य फाइल के आकार को कम करके भंडारण जगह को संरक्षित करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें फाइल कंप्रेशन
यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, फाइल कंप्रेशन। 69 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी कैटेगरी से संबंध रखता है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इफेक्ट श्रेणी से संबंध रखता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू दोनों एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, स्ट्राइक थ्रू। 70 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट की सेल में संख्याओं का डिफॉल्ट क्षैतिज संरेखण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें क्या होता है? तो ये राइट, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। और क्लास को लाइक नहीं किया तो फटाफट क्लास को लाइक जरूर करें। और करंट अफेयर के प्रश्नों के लिए दोस्तों मूमल क्लासेज यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए दोस्तों 71 नंबर का प्रश्न है, विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों में संशोधन की सूचना संबंध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाएगी? तो बताइए किस रूप में भेजी जाएगी? तो ये परिपत्र के रूप में भेजी जाएगी। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 72 नंबर का प्रश्न है, एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। बताइए एक्स पार्टी जजमेंट का हिंदी परिभाषिक है शब्द कौन सा है? तो वो है एक्स यानी कि एक पक्षीय निर्णय। एक पक्षीय निर्णय इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 73 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? कौन सा मुहावरा एवं उसका अर्थ सही है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरना यानी कि थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कहना, ये क्या है? मुहावरा सही है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेली का बैल होना, तेली का बैल होना, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मन लगाकर काम नहीं करना। तो तेली का बैल होने का मतलब क्या है दोस्तों? बहुत अधिक काम करना, ठीक है। और चोली दामन का साथ, एक दूसरे से स्पर्धा नहीं, एक दूसरा का साथ, ठीक है। और तालू में जीभ न लगना यानी कि दोस्तों अत्यधिक बोलना यानी कि चुप न रहना। तो यहाँ पे भूख से तड़पना ये भी इसमें गलत हो जाएगा, सिर्फ एक ही सही है, 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए किस वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग हुआ है? हेतु हेतु मत भूतकाल का प्रयोग है वो किस में हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है तो वो कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों शुद्ध वाक्य इसमें हो जाएगा देखिए शुद्ध वाक्य के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए हमारे देश में अनेक रमणीय स्थल है, रमणीक स्थल है, ठीक है, रमणीक स्थल है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 76 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है? तो यहाँ पर देखिए जिजीविषा, प्रौढ़ और अतरंग, इन ये जो तीनों शब्द दे रखे हैं ये दोस्तों शुद्ध शब्द है। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि, पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि है ये उपत्यका, उपत्यका का अर्थ है। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पर इसमें देख सकते हैं आप, देखिए कृतज्ञ का कृतघ्न हो जाएगा, रिजु का कुटिल हो जाएगा, उन्नत का अवनत हो जाएगा, कर्मठ का दोस्तों उद्यमी गलत हो जाएगा। कर्मठ का दोस्तों जो विलोम होगा वो दोस्तों अकर्मण्य होगा, अकर्मण्य, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन से। नेक्स्ट आगे देखिए 79 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों पता चल गया होगा आपको, यहाँ पे देखिए ससदर,
शशधर है, ये दोस्तों किसका पर्यायवाची है? तो ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। बाकी भूतेश, वामदेव और त्रिलोचन ये तीनों शंकर के पर्यायवाची है। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में कृदंत शब्द है या कृदंत प्रत्यय युक्त है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों करणीय। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, करणीय। ठीक है, ये कृदंत शब्द है दोस्तों, ये कृत प्रत्यय युक्त है ये। आगे देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? बताइए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें प्रत्याघात। दोस्तों इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है और दोस्तों इसमें प्रति प्लस ए भी उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों इसमें। ठीक है, प्रति प्लस ए प्लस घात, तो इसमें प्रत्याघात हो जाएगा। और अप्रत्यक्ष में दोस्तों एक तो ए उपसर्ग होगा और एक प्रति उपसर्ग हो जाएगा इसमें। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पर 82 नंबर का प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? गलत संधि है वो कौन से उपसर्ग में, सॉरी कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए पितृ प्लस आदेश पित्रादेश, मधु प्लस आले मधुवाले, अति प्लस उसमें अति उसमें, गुरु प्लस ओदारिये। तो दोस्तों यहाँ पर गुरुवोदारिये ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा इसमें डबल मात्रा आएगी इसमें, गुरुवोदारिये ऐसे होगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल मात्रा दे रखी है। आगे देखिए कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, स्वर संधि का उदाहरण इसमें पवित्र है। पवित्र है इसमें दोस्तों क्या है, इसमें कौन सी संधि है? स्वर संधि, अयादि संधि, प प्लस इत्र। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न है, किस विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? बताइए कौन से विकल्प में एक भी विदेशी शब्द नहीं है? तो यहाँ पर देखिए पाठशाला, व्यायाम और कोयल, पाठशाला, व्यायाम और कोयल ये तीनों में से दोस्तों एक भी शब्द है वो विदेशी नहीं है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द बताना है तो दोस्तों यहाँ पर तद्भव शब्द हो जाएगा साग। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए विशेषण बताइए दोस्तों, विशेषण है वो बताना है अपने को। तो दोस्तों विशेषण बताना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए इसमें देखिए सम्य, सम्य है वो क्या है दोस्तों? विशेषण है इसमें। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर का प्रश्न है, राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसमें अकर्मक क्रिया है। क्या है? अकर्मक क्रिया। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अकर्मक क्रिया। 88 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? उसे क्या पता जिसे कोई कष्ट न हुआ हो में कौन सा सर्वनाम है? तो दोस्तों इसमें सर्वनाम हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए 89 नंबर प्रश्न है, इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है बताइए? तो भलाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भलाई। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा भलाई। आगे देखिए 90 नंबर का प्रश्न है, इसमें भला विशेषण है दोस्तों। ठीक है, ऊपर वाले शब्द के अंदर यहाँ पे क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो वो है भलाई। यहाँ पर देखिए जो भला शब्द है ये दोस्तों विशेषण है। ठीक है, इसमें ई प्रत्यय लगा है तो ये भलाई हो गया और ये भाववाचक संज्ञा बन गई। यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही, ये क्रिया नहीं है। आगे देखिए जंगम शब्द का सही विलोम बताइए, तो क्या हो जाएगा? जंगम का हो जाएगा स्थावर। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 10 के अंदर इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। पंचुएक्शन मार्क से संबंधित अपने को बताना है कि कौन सा कोमा या प्रतीक चिन्ह है वो दोस्तों लगेगा, वो अपने को यहाँ पर बताना है। 91 नंबर प्रश्न है, देयर वाज नथिंग एल्स आई कुड डू। बताइए आगे क्या लगेगा? कौन सा
चिन्ह लगेगा, तो दोस्तों इसमें 4 नंबर वाला स्टॉप वाला चिन्ह लगेगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर अपने को हिंदी ट्रांसलेट करना है। देखिए, इट इज रेनिंग वेरी हेवीली, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला। डोंट फॉरगेट टू कैरी योर अम्ब्रेला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बारिश, देखिए बहुत ही बारिश हो रही है, अपना छाता लेना मत भूलना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। खालिस्तान में दोस्तों अपने को प्रीपोजिशन भरना है। यहाँ पर देखिए द ब्रुगलर गोट इन द विंडो। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या आएगा, इन द विंडो के बीच में द के आगे क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें बाई द विंडो आएगा, बाई द विंडो। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही। इसमें देखिए इसमें भी प्रीपोजिशन अपने को भरना है। देखिए द मंकीज वर स्विमिंग। दोस्तों द मंकीज वर स्विंगिंग वन ब्रांच ऑफ द ट्री टू अनदर। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें फ्रॉम आएगा, क्या आएगा, फ्रॉम वन ब्रांच टू द ट्री टू अनदर। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। 95 नंबर का प्रश्न है, इसमें आर्टिकल भरना है दोस्तों। देखिए बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। बुक यू वांट इज आउट ऑफ प्रिंट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें द बुक आएगा। यहाँ पर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, द बुक। 96 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिटरमिनर या आर्टिकल का प्रयोग करना है अपने को। देखिए प्लीज गिव मी मिल्क, प्लीज गिव मी मिल्क। तो क्या आएगा, तो दोस्तों यहाँ पे सम मिल्क आएगा, इसमें क्या आएगा, सम मिल्क। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 97 नंबर प्रश्न है, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। बताइए दोस्तों यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डुली, डुली है ये दोस्तों, इसमें क्या है, बिल्कुल सही स्पेलिंग है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन सही। 98 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम दोज गिवन बिलो। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से कोई एक सेंटेंस है वो दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, और वो सेंटेंस है सी टर्न्ड डाउन द ऑफर बिकॉज सी पैकेज वाज क्वाइट अनअट्रैक्टिव। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। 99 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। ठीक है, चेंज द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू असर्टिव। तो इसमें देखिए हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, तो दोस्तों वो है इट इज वेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी लाइक दैट। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न है, देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म में दोस्तों अपने को चेक करना है। देखिए यहाँ पे निशी सेड माय पेरेंट्स आर फेमस सिंगर्स। तो दोस्तों क्या बन जाएगा इसका, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इनडायरेक्ट में। देखिए निशी सेड दैट हर पेरेंट्स वर फेमस सिंगर्स। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे द सेंट चेंटेड, द सेंट चेंटेड गोज गॉड इज ग्रेट द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये गॉड इज ग्रेट, तो दोस्तों ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो चेंज होगा नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा सी सेंट सेड दैट गॉड इज ग्रेट। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एक्टिव पैसिव। इसमें देखिए हु कैन क्वेश्चन गांधीज इंटीग्रिटी। तो बताइए एक्टिव पैसिव, इसका पैसिव क्या बनेगा दोस्तों, इसका पैसिव बनेगा देखिए बाय होम
बाई whom कैन गांधीज इंटीग्रिटी बी क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज। इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस विल बी रीड एज। इसमें देखिए मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर टोल्ड अबाउट मार्क ट्वेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो दोस्तों ये हो जाएगा इसमें पीपल टेल मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज अबाउट मार्क ट्वेन। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए खाली स्थान भरना है। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। इसमें देखिए दे स्टूड इन द स्ट्रीट लाउडली। तो दोस्तों दे स्टूड इन द स्ट्रीट लाउडली। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसमें आएगा दोस्तों लाफ्ड। क्या हो जाएगा दोस्तों? लाफ्ड आएगा इसमें। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए इसमें भी खाली स्थान भरना है। देखिए आई वॉन्टेड टू सी हर बट आई डिडंट नाउ इफ सी इन टाउन। इफ सी इन टाउन तो क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें आ जाएगा इफ सी वाज इन टाउन। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो भाग 11 के अंदर गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 106 नंबर का प्रश्न है, एबीसी ने मिलकर एक साझे में व्यापार किया, क्रमशः 3,60,000, 3,78,000 और 4,14,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में कुल लाभ 3,84,000 है। तो इसमें से सी का भाग क्या होगा? इनका अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गई, इससे 3 जीरो कट गई, इससे 3 जीरो। अब अपने पास में कितना बचा दोस्तों? 360, 378 और दोस्तों 414। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए। ठीक है, इनका दोस्तों आप अनुपात निकालोगे तो देखिए इसका आधा कितना हो जाएगा? 180। इसका आधा कितना हो जाएगा? 378 का, तो ये हो जाएगा दोस्तों 189। और इसका आधा कितना हो जाएगा? तो इसमें 207। ठीक है, तो 180, 189 और 207 ये इसका अनुपात निकल गया। इसके अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? इन तीनों को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 576। कितना हो जाएगा? 576। अब दोस्तों अपने को सी का अनुपात, सी का हिस्सा निकालना है। तो सी का अनुपात कितना है? 207। तो कैसे लिखेंगे? 207 बटे 576 इंटू 3,84,000। बस इसको काट लीजिए, 1,38,000 आ जाएगा दोस्तों सी का भाग। यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए दोस्तों 107 नंबर का प्रश्न है, एक व्यापार में मोहन ने 5,000 रुपए 4 माह के लिए, सोहन ने 4,000 रुपए 8 माह के लिए और राम ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। तो इन तीनों के लाभ का अनुपात क्या होगा? भाई देखिए 5,000 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा दोस्तों 20,000। ये तो हो जाएगा दोस्तों मोहन का। ठीक है, और सोहन ने 4,000 रुपए 8 माह के लिए, तो 8 इंटू 4 कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32। तो दोस्तों ये हो जाएगा 32,000 कितने माह के लिए? तो दोस्तों ये हो जाएगा 8 माह, सॉरी 4,000 रुपए लगाए थे 8 माह के लिए। तो ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा सोहन। तो यहाँ पे मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, राम ने 6,000 रुपए 6 माह के लिए लगाए। तो 6,000 इंटू 6 करोगे तो कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है, 36,000 रुपए आ गया दोस्तों किसका? राम का। तो ये मैंने यहाँ पे राम लिख दिया। अब इनका अनुपात निकाल लीजिए दोस्तों। देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट गई, ये भी कट गई 3 जीरो से, ये भी कट गई और ये भी कट गई। ठीक है, अब अपने पास बचा क्या? 20, 32, 20 अनुपात 32 अनुपात और 36। अब ये किससे कट रहा है? तो दोस्तों ये देखिए देखिए ये कट रहा है 2 से, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 10। ये हो गया दोस्तों कितना? ये हो गया 16 और ये हो गया कितना? 18। ठीक है, अभी भी ये 2 से कट रहा है। तो दोस्तों ये बचा 5, ये बचा 8 और ये बचा दोस्तों 9, यानी कि 5 अनुपात 8 अनुपात 9। कौन से ऑप्शन में? यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न है, यदि
x अनुपात y बराबर 3:4 हो तो 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y का मान क्या होगा। सीधा सा है भाई, x और y का मान तो दोस्तों दे रखा है 3:4। तो यहाँ पे 7x प्लस 3y है, तो अपन को क्या करना है, 7 इंटू एक्स का मान कितना है 3, प्लस 3 इंटू वाई का मान कितना है 4, बस। तो 7 कितना हो जाएगा 21, और 3 इंटू 4 12। तो 21 और 12 कितने होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 33। ठीक है, तो ये तो आ गया अपना दोस्तों 33। अब यहाँ पर 7x माइनस 3y, तो दोस्तों माइनस 3y करना है, तो यहाँ पर ये 21 माइनस 12 कर दीजिए, सीधा सा अपना उत्तर हो जाएगा। 21 में से दोस्तों 12 गए तो कितना बचा 9, कितना बचा 9। तो ये एक का तो आ गया दोस्तों 33 और इसका आ गया दोस्तों 9। ठीक है, तो अब कट रहे हैं क्या ये किसी से, तो दोस्तों देखिए 3 से कट रहे हैं, ये 3 से दोस्तों 11 बार गया, और ये 3 से दोस्तों 3 बार गया, तो यहाँ पे 11:3 आ गया, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक धन राशि 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों 2 वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, कौन सी दर से, तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए दर निकालनी है, तो दोस्तों सीधा 100% से क्या हो जाएगा दोस्तों 2 वर्ष में वो 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 2 वर्ष में दोस्तों 100% दर होनी चाहिए। ठीक है, माना कि दोस्तों धनराशि है वो 100 रुपए, तो 4 गुना यानी कि 400 हो जाएगी, तो वो 400 निकालना है, तो दोस्तों अपने को सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे 100%, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही, 4 गुनी होगी। आगे देखिए, रामलाल ने 3200 रुपए 6.1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दिया। 5 वर्ष पश्चात रामलाल को ब्याज सहित कितने रुपए प्राप्त होंगे, तो ब्याज सहित कितने रुपए प्राप्त होंगे, सीधा सा हो जाएगा 3200 इंटू दोस्तों 6.5 लिख सकते हैं इसको, तो 6.5 बटे 100 इंटू 5, बस साधारण ब्याज ही तो निकालना है। ठीक है, बस इसको काट लीजिए, इसको काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। ठीक है, 32 इंटू 6.5 इंटू 5 करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 1040। कितना आ गया 1040। अब 1040 आ गया, तो दोस्तों अपन क्या करेंगे, इसमें 3200 में 1040 ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4240। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन में, 4 नंबर के ऑप्शन में सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न है, एक विद्यालय में 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्रा है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। देखिए 36% छात्राएं हैं, तो सीधा सा है 100 में से 36 गए तो कितने बचे 64, 64% क्या हो गए दोस्तों कुल छात्र हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पर कुल विद्यार्थी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 100 बटे 64 इंटू कितना आ गया 864, बस आ जाएगा दोस्तों कुल विद्यार्थी यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये 1350 आ जाएगा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 21 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अंतर कितने का है, 6 का अंतर है, तो 6 बटे 15 इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, ये 3 बार गया 5 से, ये कितनी बार गया, ये 20 बार गया, ये 3 से दोस्तों 2 बार गया, तो 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा 40, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत 40 हो जाएगा। आगे देखिए 113 नंबर का प्रश्न है, मोहन 10 रुपए की 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और उन्हें 12 की दर से 10 की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो सीधा सा हो जाएगा यहाँ पे देखिए 10 और 12, और ये दोस्तों यहाँ पे 12 की दर से 10 बेचता है। ठीक है, यही है पूरा सीन। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोस्तों 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा 144, और 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 44 आ गया, तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए
किसी वस्तु को 96 रुपए बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रम मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रम मूल्य कितना होगा। ये ऑप्शन में जो भी संख्या दे रखी है, ठीक है, उसका आप उतना ही प्रतिशत निकाल के देख लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे ऑप्शन उठा रहा हूँ 60, ठीक है, तो 60 का 60% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 36, और ये 36 है, ये इस 60 में जोड़ दीजिए, 96 आना चाहिए, तो बिल्कुल आ रहा है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या से दुगना है। कक्षा में 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है। कक्षा में लड़कों की आयु का योग वर्षों में कितना है, बताइए दोस्तों। यहां पर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों यहां पर देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताऊं, देखिए लड़कों की संख्या, ठीक है, कितनी है, 36 विद्यार्थियों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 5:1 है, ठीक है, तो सीधा सा हो जाएगा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 में से, तो 36 यानी कि 30 लड़के हो जाएंगे दोस्तों इसमें, ठीक है, 30 लड़के और 6 है वो क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएगी 36 विद्यार्थियों में से। अब दोस्तों अपने को लड़कों की औसत आयु निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक कक्षा में लड़कों की आयु का औसत लड़कियों की संख्या से दुगना है, संख्या से दुगना है, ठीक है, लड़कों की, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 6 है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इससे दुगनी कितना हो जाएगा 12, तो 30 × 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों 360, कितना हो जाएगा 360, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, 20 परिणामों का औसत 30 है, ठीक है, तो 20 × 30 तथा अन्य 30 परिणामों का औसत 20 है। 30 परिणामों का औसत दोस्तों क्या है 20 है, ठीक है, तो यहाँ पे 30 × 20 कर लीजिए, ठीक है। सभी परिणामों को मिलाने पर औसत क्या होगा, सभी परिणामों को मिलाने पर क्या औसत होगा, तो 30 × 20 कितने होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 600 प्लस, और ये कितने हो जाएंगे, तो दोस्तों ये भी हो जाएंगे 600, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे 1200। अब टोटल संख्या कितनी हो गई दोस्तों, यानी कि परिणाम, तो दोस्तों 20 परिणाम और 30 परिणाम कितने हो गए 50, तो 1200 में 50 का भाग दे लीजिए, कितनी बार गया 24 बार, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 117 नंबर प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 25, 40 और 75 से विभाज्य है वह संख्या कौन सी है। सीधा सा इनका एलसीएम निकाल लीजिए, इनका एलसीएम निकालोगे दोस्तों कितना आ जाएगा, एलसीएम निकाल जाएगा दोस्तों इनका 600, ठीक है, और दोस्तों 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो दोस्तों वो होती है 4 बार 9, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। अब दोस्तों 600 का इसमें क्या कर दीजिए, भाग दे लीजिए, ठीक है, तो दोस्तों शेषफल कितना बचेगा, दोस्तों भाग दोगे तो 16 बार भाग चला जाएगा, लेकिन शेषफल बचेगा दोस्तों इसमें कितना 399, ये शेषफल बचेगा। तो अपन को क्या करना है, ये जो 399 है ये 9,999 में से ये माइनस कर दीजिए, तो 9,600 बचेगा, वही अपना सही उत्तर हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो बिंदुओं ए तथा बी जिनके बीच की दूरी 50 मीटर है, दो कारें एक्स तथा वाई चलती है। एक्स की गति 10 मीटर प्रति सेकंड और वाई की गति 25 मीटर प्रति सेकंड है। उन दोनों के द्वारा ए से चलकर बी तक पहुंचने में लगने वाला समय क्रमशः होगा, तो क्रमशः समय कितना होगा वो बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एक्स को पहुंचने में जो समय लगेगा वो दोस्तों 50 मीटर की दूरी है, उसमें 10 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 5, ठीक है, तो 5 सेकंड लगेगा। और वाई को पहुंचने में जो समय लगेगा वो लगेगा दोस्तों 50 मीटर की दूरी है, ये 25 मीटर की गति से चल रहा है, तो इसको लगेंगे 2 सेकंड, तो यहाँ पर 5 और 2 सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 5 सेकंड और 2 सेकंड। 119 नंबर प्रश्न है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे, बताइए दोस्तों।
यहाँ पर देखिए इसका मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ दोस्तों, 8 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपन ए और बी का एक दिन का कार्य निकालना है, फिर अपने को ए और सी का एक दिन का कार्य निकालना है, ठीक है, और 2 दिन में ए बी और ए सी द्वारा किया गया कार्य निकालना है, ठीक है, फिर कार्य समाप्ति में जो लगा समय है वो निकालना है। तो यहाँ पे 8 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ठीक है। इस प्रश्न को आपको करना है। 120 नंबर प्रश्न है, पाई चार्ट में एक परिवार की मासिक आय के खर्चे का विवरण दिया गया है। इन आलेखीय आंकड़ों में निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि कपड़ा पर व्यय 2000 है तो मध्य अन्य पर व्यय कितना होगा? मध्य अन्य पर व्यय कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये कुल केंद्रीय कोण दोस्तों इसमें 360 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर कपड़ों पर दोस्तों देखिए ये 24% है, ठीक है, और दोस्तों कपड़ों पर व्यय कितना है? 2000 है। तो मध्य अन्य पर व्यय कितना होगा? मध्य अन्य है वो 42% है। तो सीधा सा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2000 इंटू 42/24 कर लीजिए, क्या आएगा दोस्तों? इसमें आ जाएगा 3500। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना ये मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो गया है। आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।